बीते 48 घंटों से रूस के अंदर कोहराम मचा हुआ। यूक्रेन ने अपने डिफेंसिव खोल से बाहर निकलकर पुतिन के घर में बारूद की ऐसी बारिश की है जिसने रूस के 10 बड़े शहरों को दहलाकर रख दिया। मॉस्को से लेकर मोल्डोविया तक हर तरफ सिर्फ आग और तबाही के निशान। यूक्रेन से 850 किलोमीटर दूर यह हमला मोल्डोविया के सारांस्क में हुआ है। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने रूस की एक फैक्ट्री को मलबे में तब्दील कर दिया। ये वो फैक्ट्री थी जहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल के पुर्जे बनाए जाते थे। अब इसे देखिए, ये समारा क्षेत्र का नेफ्टेगोदस्की गैस प्रोसेसिंग प्लांट, जहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स एसएसओ ने धावा बोला और रूसी लॉजिस्टिक्स सप्लाई को रद्द कर दिया। और ये लुहांस्क का तेल डिपो जो हमलों की वजह से जल उठा। रूस के कब्जे वाले इस क्षेत्र का तेल भंडार आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाकों में जल रहे रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र या रूस के अंदरूनी हिस्सों की आग बता रही है कि यूक्रेन की रणनीति बदल गई। हथियारों की आपूर्ति हो चुकी, हथियार निर्माण में बढ़ोतरी हुई और एक बार फिर अपनी शर्तों पर अड़े रहकर रूस के खिलाफ युद्ध में वापसी हो चुकी। इसलिए टारगेट वो सेक्टर हैं जो रूस की रीढ़। इसे प्रमाणित करता है यूक्रेन की सीमा से 1400 किलोमीटर दूर उदमूर्तिया रिपब्लिक तक हमला, जिसमें जहां विटकिंस्क में रूस की मिसाइल निर्माण यूनिट पर हमला हुआ। और यह हमला एक बार नहीं बल्कि लगातार दूसरे दिन भी हो। उदमूर्तिया में रूस की इस्कंदर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और तोपोल एम का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसे यूक्रेन ने बड़ी क्षति पहुंचा दी। आक्रामक हुआ यूक्रेन, रूसी ठिकानों का दहन। ठीक ऐसा ही हाल यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भी किया, जहां एसबीएस और एसएसओ के कमांडोज मौत बनकर रूसी सेना पर टूटे। इस हमले में क्रीमिया के फ्रंट पर रूस का एक तेल डिपो तबाह कर दिया गया। टॉर्नेडो एस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ध्वस्त कर दिए। ज़ेपोरिज़िया में तैनात एमएलआरएस को भी फाइटर प्लेन से नष्ट कर दिया। यही नहीं, रूस के गोला बारूद और दूसरी सुविधाओं पर भी भीषण हमला किया। इन हमलों में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान सारांस्क, समारा, विटकिंस्क, लुहांस्क और डोनेत्स्क में हुआ। लेकिन रूस खामोश नहीं, ये भी ज़ेलेंस्की जानते हैं। इसलिए उन्होंने कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के इस प्रहार से पुतिन बौखलाए जरूर, लेकिन उन्होंने इसका बदला सीधे युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीतिक बिसात पर लेने का प्रण ले लिया। रूस ने यूक्रेन पर नकेल कसने के लिए यूरोप के अंदर ही अपने स्लीपर सेल्स यानी अपने समर्थक देशों को एक्टिव कर दिया। और ये कदम प्रभावी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने रूस को चोट पहुंचाने के लिए द्रुजबा पाइपलाइन से रूसी तेल की सप्लाई रोक दी। ज़ेलेंस्की का मकसद है पुतिन की कमाई को रोकना, लेकिन इस फैसले ने यूरोपीय संघ के 2 देश हंगरी और स्लोवाकिया को उनका विरोधी बना दिया। और अब पुतिन ने इन दोनों देशों का इस्तेमाल यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए शुरू कर दिया। और ये पुतिन के लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि हंगरी और स्लोवाकिया पहले ही यूक्रेन को हथियार और धन देने के खिलाफ, और अब उन्हें ज़ेलेंस्की के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने का बहाना मिल गया।
इसलिए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने जेलेंस्की को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर सोमवार तक तेल सप्लाई शुरू ना हुई तो स्लोवाकिया यूक्रेन को दी जाने वाली इमरजेंसी बिजली काट दे। और इस अल्टीमेटम की गंभीरता यह है कि अकेले जनवरी महीने में स्लोवाकिया ने यूक्रेन को जितनी बिजली दी वो पूरे साल 2025 के मुकाबले दोगुनी। इसलिए यूक्रेन को फंड देने से स्लोवाकिया खुद को अलग कर रहा है। ठीक ऐसे ही हंगरी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। विक्टर ऑर्बन के मुताबिक द्रुजबा पाइपलाइन तकनीकी रूप से ठीक, यूक्रेन सिर्फ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहा है। जेलेंस्की का मकसद हंगरी की सरकार गिराना। यही वजह है कि हंगरी ने यूक्रेन को डीजल और दूसरे ईंधन की सप्लाई पर रोक का ऐलान कर दिया और जरूरत पड़ने पर बिजली भी काट सकता है। यही नहीं, यूक्रेन को ईयू से मिलने वाले पैकेज पर वीटो भी लगा दिया। दरअसल हंगरी और स्लोवाकिया यूक्रेन के सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि ये देश यूरोप से मिलने वाले हथियार और लॉजिस्टिक्स का ट्रांजिट रूट भी, जिसके बंद होते ही यूक्रेनी सेना एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। यानी जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ हमले करके अपनी बढ़ी हुई ताकत का प्रदर्शन तो किया, लेकिन रूस का जवाब रणभूमि पर नहीं बल्कि कूटनीति की जमीन पर यूरोप को बांटकर संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण हो। ब्यूरो रिपोर्ट।